and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 18th February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about National Hydrogen Mission. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते थे। देखिए, हाल फिलहाल में भारत सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन अनाउंस किया है। इनफैक्ट बजट प्रेजेंटेशन के टाइम में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि इस साल इंडिया नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करेगा और उसके लिए 1000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन भी किया गया है। और इसके साथ ही इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट विल बी फोकसिंग ऑन टैपिंग ऑफ हाइड्रोजन एज एन एनर्जी सोर्स। इसके अलावा कुछ ही एक कंट्री हैं जैसे यूएस वगैरह, उन्होंने हाइड्रोजन को एक एनर्जी सोर्स की तरह टैप करने के लिए प्रोग्राम्स चलाएं। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने अनाउंस किया था दैट इट विल इन्वेस्ट अबाउट $100 मिलियन इन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज। तो जरा समझते हैं कि हाइड्रोजन से क्या फ़ायदे हैं। वाई हाइड्रोजन एंड वाई वी आर ट्राइंग टू यूज हाइड्रोजन एज एन एनर्जी। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन में इंडिया थोड़ा पीछे है, क्योंकि उसके लिए लिथियम बैटरी चाहिए और लिथियम बैटरी प्रोड्यूस करने में जापान, चाइना दे आर वर्ल्ड लीडर्स, साउथ कोरिया दे आर वर्ल्ड लीडर्स, और हमारे यहाँ पे लिथियम नेचुरली इतना ज़्यादा मिलता नहीं है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में वी आर स्लाइटली लैगिंग बिहाइंड। लेकिन उसका एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल ऑटोमोबाइल और हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स, और इस कारण से इंडिया यहाँ पे हेड स्टार्ट लेना चाहता है। इस कारण से इंडिया हाइड्रोजन बेस्ड ऑटोमोबाइल के फील्ड में जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट करना चाहता है और इसी कारण से ये हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है। हाइड्रोजन के क्या फ़ायदे हैं वो भी ज़रा समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बहुत ईजिली नेचर में मिलता है। ये तो आप सबको पता है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन होता है। 2 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन टुगेदर H2O मेक्स वाटर। और बस हमें हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करना होगा कि वाटर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना होगा एंड वी विल गेट हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट। ऑफ कोर्स दिस प्रोसेस इज स्लाइटली टेक्निकल, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, लेकिन जो ओवरऑल प्रोसेस है ये काफ़ी क्लीन प्रोसेस है और इसमें कोई भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन नहीं होता है। और हाइड्रोजन को एक ऑल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता सकता है टू द फॉसिल फ्यूल। जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, उनके ऑल्टरनेटिव की तरह हम लोग हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दे हैव ऑलमोस्ट जीरो कार्बन फुटप्रिंट, मतलब ऑलमोस्ट जीरो इन्वायरमेंटल इमिशंस होंगे व्हेन वी यूज हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। और ये पेट्रोल प्रोडक्ट से या पेट्रोलियम के जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनसे लगभग 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट भी होगा। यानी कि जितना फ्यूल में हम जितना वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल में हम 1 किलोमीटर चल सकते हैं, उतना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वाले फ्यूल से हम लगभग 3 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। अब समझते हैं कि हाइड्रोजन बेस्ड जो ऑटोमोबाइल्स होंगे वो एक्चुअली काम कैसे करेंगे। देखिए, पेट्रोल प्रोडक्ट्स में या फिर कोई भी पेट्रोल, डीजल जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज हैं उनमें और हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी ऑटोमोबाइल्स में एक बेसिक अंतर होगा। हाइड्रोजन इज़ नॉट इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन इज़ कैरियर ऑफ एनर्जी, नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इस बात को ध्यान से समझिए। जैसे हमारी एक बैटरी होती है और पेट्रोल होता है, दोनों में अंतर है। बैटरी इज कैरियर ऑफ एनर्जी बट नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी इटसेल्फ। पेट्रोल में कैसा है, आप उसको आग लगाएंगे उसमें से अपने आप एनर्जी निकलेगी, केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहता है, वो अपने आप में एनर्जी का सोर्स नहीं है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। वैसे ही हाइड्रोजन के जो इस्तेमाल है, वो हाइड्रोजन के अंदर अपने आप एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको बर्न करने से एनर्जी नहीं मिलेगी। इट इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ कैरियर ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हम सेल बना सकते हैं, बैटरीज बना सकते हैं और उन बैटरी की मदद से हम लोग ऑटोमोबाइल्स को रन कर सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बेस्ड जो सेल्स होंगे वो कैसे काम करेंगे इस फिगर की मदद से समझिए। एक साइड से जैसे कि रेड कलर से हमने दिखाया हाइड्रोजन फ्यूल्स हमको डालना होगा, तो जब हाइड्रोजन फ्यूल्स डालेंगे और दूसरे साइड से हमें ऑक्सीजन डालना होगा जो हमने ब्लू कलर से दिखाया है, और ये हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन एटम्स जा करके एक इलेक्ट्रोड पे टकराएंगे, एक तरह का स्पेशल तरीके का कैटलिस्ट है, उस पर जा करके रेड कलर के हाइड्रोजन टकराएंगे। जब ये हाइड्रोजन इस रेड कलर के कैटलिस्ट
का हाइड्रोजन जाकर के इस कैटलिस्ट पे टकराएगा तो हाइड्रोजन ब्रेक करेगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेपरेट हो जाएंगे। यही खासियत होगी इस कैटलिस्ट की। तो ये रेड कलर का हाइड्रोजन एलिमेंट जब ये टकराया तो ग्रीन कलर के प्रोटॉन्स बन गए और येलो कलर के इलेक्ट्रॉन्स उससे सेपरेट हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन से सेपरेट हुए वो यहाँ से ऐसे मूव करेंगे, येलो कलर के इलेक्ट्रॉन्स, और ग्रीन कलर के प्रोटॉन्स वो यहाँ से मूव करेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स मतलब H+, और H+ इस साइड से ऑक्सीजन से जब मिलेगा तो फिर वो वाटर बना देगा। तो इधर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ रहा है, इधर से प्रोटॉन यानी कि H+ ग्रीन कलर का निकलेगा और जाकर के वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से टकराएगा एंड विल लीड टू राइज ऑफ वाटर वेपर। तो इस तरीके से नीचे से पानी निकलता रहेगा वाटर वेपर के फॉर्म में, और यहाँ पे इस सोर्स से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बेस्ड सेल, हाइड्रोजन बेस्ड बैटरीज। तो हाइड्रोजन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए, और दैट इज हाइड्रोजन इटसेल्फ इज नॉट एन एनर्जी कैरियर। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन को बर्न करके एनर्जी निकाला जा रहा है। हाइड्रोजन इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन इज एनर्जी कैरियर। इस बात का ध्यान रखेंगे। इस पे मुझे लगता है कि जरूर ही यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आएगा। उसके अलावा हाइड्रोजन बेस्ड देखिए कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रन किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल HCNG प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च किया गया था जब पायलट प्रोजेक्ट इन दिल्ली। देखिए ये HCNG प्रोजेक्ट जो है वो हाइड्रोजन बेस्ड ऑटोमोबाइल से अलग है। H बेस्ड CNG जो प्रोजेक्ट है उसमें CNG जो हम लोग कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करते हैं उसमें हाइड्रोजन स्पाइक लगाए जाएंगे, और हाइड्रोजन स्पाइक लगाने से होता क्या है कि वो जो फ्यूल होता है वो थोड़ा क्लीन हो जाता है, उससे इमिशंस कम हो जाते हैं। ये एक फ़ायदा है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बेस्ड बैटरी या हाइड्रोजन बेस्ड सेल का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें प्रोसेस वही है कि CNG बर्न होगी और एनर्जी रिलीज करेगी। लेकिन उसमें जब CNG में हाइड्रोजन के स्पाइक लगा दिए जाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन बहुत कम हो जाता है, एलिमिनेट तो नहीं होता, कम हो जाता है, और बाकी सारे जो इमिशन है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या SO2 NO2 वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, फिर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इन HCNG फ्यूल्स। उसके अलावा हाइड्रोजन बेस्ड जो सेल या फिर हाइड्रोजन सेल बेस्ड जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया है NTPC ने। हाइड्रोजन सेल बेस्ड 10 ऐसे ऑटोमोबाइल्स बनाए हैं NTPC ने जो दिल्ली में और लेह एरिया में अभी ऑपरेशनल हैं। लेकिन ये काफ़ी स्मॉल स्केल पे है, फ्यूचर में इसको लार्जर स्केल पे एक्सपैंड किया जा सकता है। The next article is taken from national segment. It is about amendment in Juvenile Justice Act. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. So सबसे पहले समझते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में है क्या। देखिए ये कानून 2015 में लाया गया था एंड दिस लॉ डील्स विथ जुवेनाइल। जुवेनाइल तो आपको पता ही है, वो सारे लोग जिनकी एज 18 ईयर से कम है, जिनको हम चिल्ड्रन भी कहते हैं, उनको जुवेनाइल भी कहा जाता है। और ये जो कानून है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसमें 2 तरीके के जुवेनाइल्स के बारे में प्रोविजंस लिखे गए हैं। दिस 2 जुवेनाइल्स आर फर्स्ट जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, यानी कि ऐसे जुवेनाइल जो कुछ क्राइम कर बैठे हैं, जिन्होंने कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक किया है, वैसे जुवेनाइल्स को लेकर के इसमें प्रोविज़न है इस कानून में। और दूसरे उस तरह के जुवेनाइल्स हु नीड्स प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस तरह के जुवेनाइल जो हेल्पलेस हैं, जिनको कानून से कुछ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इन दोनों तरह के जुवेनाइल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिखे गए हैं इन दिस लॉ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो सबसे पहले देखते हैं कि उन जुवेनाइल्स के बारे में क्या लिखे गए हैं हु आर इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मतलब वो जुवेनाइल जो कुछ क्राइम कर बैठे हैं उनके लिए क्या प्रोविज़न है। तो देखिए होगा क्या कि ये जो जुवेनाइल है अगर उसने कोई क्राइम किया है और उसकी एज 16 से 18 ईयर्स के बीच में है, मतलब 18 से कम है लेकिन 16 से ज़्यादा है, और अगर उसने कोई हीनियस क्राइम्स किया है, हीनियस क्राइम्स मतलब वो क्राइम जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा, जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है, उसको हम लोग कहते हैं हीनियस क्राइम्स। और अगर इस जुवेनाइल ने जिसकी एज 16 से 18 ईयर्स के बीच में है, अगर इसने कोई हीनियस क्राइम किया है, वो क्राइम जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है, उस केस में उस जुवेनाइल को एडल्ट
एडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है और उसको वो सारे पनिशमेंट दिए जा सकते हैं जो एक अडल्ट क्रिमिनल को दिए जाते हैं। देखिए, एक बात तो आपको पता ही होगी कि नॉर्मली जुवेनाइल्स अगर कोई केस क्राइम करते भी हैं तो उनको वो सज़ा नहीं होती क्योंकि उनको एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। उनको रिफॉर्म हाउसेज में भेजा जाता है, स्कूल्स भेजा जाता है, उनको जेल में या प्रिजन में नहीं भेजा जाता है। लेकिन हुआ क्या, जब 2012 दिसंबर में निर्भया रेप केस हुआ दिल्ली के अंदर, उसमें जो 4-5 अक्यूज थे उसमें से एक अक्यूज्ड जुवेनाइल था, उसकी एज 17 ईयर्स थी और चूँकि उसकी एज 18 से कम थी, वो जुवेनाइल था और जुवेनाइल को एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जाना था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम। इस कारण से वो जुवेनाइल को रिफॉर्म हाउस में भेजा गया, उसको प्रिजन में नहीं भेजा गया और वो जुवेनाइल छूट भी गया और वो आज एक नॉर्मल लाइफ बिता रहा है। तो इन सब के बाद जब 2012 के निर्भया रेप केस के बाद काफ़ी ज़्यादा अपरोर हुआ, देश में प्रोटेस्ट हुए कि नहीं, अगर जुवेनाइल्स भी इस तरीके का हीनस क्राइम करते हैं तो उनको भी एडल्ट की तरह सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके बाद ये कानून लाया गया 2015 में, जिसमें कहा गया कि अगर 16 से 18 साल तक के बीच का जुवेनाइल है और अगर वो हीनियस क्राइम करता है, मतलब ऐसा क्राइम जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 7 साल है, अगर वो वैसा क्राइम करता है तो ही माइट बी ट्रीटेड एज एडल्ट, उसको भी जेल भेजा जा सकता है, उसको भी फांसी लग सकती है, ही माइट बी ट्रीटेड एज एडल्ट। इसके लिए नियम क्या होगा कि एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फैसला करेगा कि ये जो जुवेनाइल है, इसने जो क्राइम किए हैं उसको अब एडल्ट की तरह ट्रीट करना है या माइनर की तरह ट्रीट करना है। अब ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अगर कहता है कि नहीं नहीं, ये जुवेनाइल को माइनर की तरह ट्रीट करना है तो इसको रिफॉर्म हाउस में भेजा जाएगा, अगर इसको एडल्ट की तरह ट्रीट करना है तो फिर इसको जेल भेजा जाएगा, प्रिजन भेजा जाएगा, हो सकता है फांसी भी दे दी जाए। अब कौन से ग्राउंड पे ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फैसला करेगी कि इसको एडल्ट की तरह ट्रीट करना है या माइनर की तरह ट्रीट करना है, तो उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये देखेगी कि ये क्राइम करते टाइम में क्या इसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी थी क्राइम करने के लिए, क्या ये सोच समझ के इसने क्राइम किया है या अनजाने में, मतलब बिना सोचे समझे क्राइम किया। ये इस मेन चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा कि डिड ही अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस, वाज ही मेंटली एंड फिजिकली कैपेबल ऑफ कमिटिंग सच ऑफेंस, या बस इसने ऐसे ही बहकावे में कर दिया है। ये चीज़ों का ध्यान देते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फैसला करे कि इसको एडल्ट की तरह ट्रीट करना है या माइनर की तरह ट्रीट करना है। तो ये तो हो गई उन जुवेनाइल्स के बारे में, दोज हु आर इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। उसके अलावा कुछ प्रोविजंस हैं विथ रिस्पेक्ट टू जुवेनाइल्स हु नीड्स प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल, वैसे जुवेनाइल जिनको उनके माँ बाप ने अबैंडन कर दिया है, वैसे जुवेनाइल जो ऑर्फन हैं, ऐसे जुवेनाइल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लाए गए हैं इन दिस लॉ। एक चाइल्ड वेलफेयर कमिटी बनाई जाएगी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर कंट्री दैट विल टेक केयर ऑफ एनी चिल्ड्रन हु इज़ अबैंडन्ड और ऑर्फन, जो कहीं किसी माँ बाप ने उनको छोड़ दिया है या बचपन से ही अनाथ है, ऐसे बच्चों के लिए केयर, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सब रन करेगी। हर डिस्ट्रिक्ट में जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी उसका काम ये होगा। उसके अलावा एक स्पेशल एजेंसी बनाई गई है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा। ये कारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बिकॉज इट हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर दिस लॉ, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015, और दिस कारा विल वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड दैट विल रेगुलेट एडॉप्शन प्रोसीजर। देखिए होता क्या है कि बहुत बार एडॉप्शन के केसेस में देखा गया कि जो लोग बच्चों को अडॉप्ट करके ले जाते हैं उन बच्चों को वो अपने खुद के बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते। उन बच्चों से जो अडॉप्टेड बच्चे हैं उनसे वो घर का काम कराते हैं, सर्वेंट का काम कराते हैं, नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। तो इन सब इशूज़ के कारण फिर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई अंडर दिस लॉ। उस बॉडी का नाम है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा, और ये कारा रिपोर्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट को और ये रेगुलेट करेगी अडॉप्शन प्रोसीजर को। वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी कर सकती है कि बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है घर के अंदर, और ताकि वो इंश्योर कर पाए कि द अडॉप्टेड चाइल्ड इज ट्रीटेड वेल। तो ये सब कुछ प्रोविजंस लेकर के आए गए विथ रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अभी करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि ये जो कानून है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे और ये अमेंडमेंट्स हमारी सरकार ने अप्रूव कर दिए हैं। तो अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं? तो
कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको और ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा ताकि जो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो भी एजेंसीज़ हैं उनको वो और बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पाएँ। देखिए, मैं आपको बैकग्राउंड बता दूंगा जब तो आप इस अमेंडमेंट के पीछे का प्रोसीजर भी समझ जाएंगे। मुजफ्फरपुर बिहार में एक जगह है, वहाँ पे पाया गया कि कुछ एक इस तरह के जो शेल्टर होम्स हैं जो बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं, खासकर गर्ल चिल्ड्रन के लिए, अंडर दिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट फॉर चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वहाँ पे उन गर्ल चिल्ड्रन के अगेंस्ट ही सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको इस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज कराया जा रहा है। उसके बाद से भारत सरकार ने फैसला लिया कि वो इस कानून को और स्ट्रिंजेंट बनाएगी और फिर ये और अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया जाएगा कि वो इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उन सबको डायरेक्टली सुपरवाइज करेंगे, मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि कोई भी इस तरह की इलीगल इरेगुलर एक्टिविटीज़ ना हो। उसके अलावा द स्कोप ऑफ दिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हैज़ बीन ऑल्सो एक्सपैंडेड। बहुत सारे, पहले मैंने क्या बताया था कि अबैंडन्ड या फिर ऑर्फन बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया जाएगा, लेकिन अब इसका स्कोप इंक्रीज कर दिया गया है। नाउ दो चिल्ड्रन हु आर विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज विल ऑल्सो बी गिवन प्रोटेक्शन अंडर दिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। एक और चेंजेस लाया गया है। नाउ children accused of offences where maximum sentence is more than 7 years but with no minimum sentence is prescribed with no longer to be tried in adult courts। तो सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने कोई ऐसा क्राइम किया है जिस क्राइम की मैक्सिमम सज़ा 7 साल से तो ज़्यादा है लेकिन मिनिमम सज़ा मेंशन नहीं की गई है, तो उस केस में उस बच्चे को एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकेगा अकॉर्डिंग टू दिस न्यू अमेंडमेंट। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई गई है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम है कि जो भी बच्चे ऑर्फन हैं या दोज हु नीड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ उनको ये प्रोटेक्शन दे, ट्रेनिंग दे, स्किल डेवलपमेंट करे, उनको एजुकेशन दे। लेकिन मुजफ्फरपुर केस जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी थी जो खुद ही गर्ल चिल्ड्रन के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में लगी हुई थी, उनको प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स कर रही थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फोर्स कर रही थी। तो उसके बाद से अब नियम बना दिया गया है कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होंगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनके मेंबर्स की एजुकेशनल बैकग्राउंड और ओवरऑल उनका जो हिस्ट्री है उसको पहले इवैल्यूएट किया जाएगा, उनकी प्रॉपर चेकिंग की जाएगी, तभी जाकर के उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में इंगेज किया जाएगा। पहले होता क्या था कि देयर वाज नो स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग बैकग्राउंड चेक ऑफ दिस पीपल। इसी कारण से इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बना देते थे एनजीओ बना के, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाने के बाद जब उनके पास बच्चे आते थे तो उन बच्चों को वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे, किसी को डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह काम कराते थे तो किसी को प्रोस्टिट्यूशन में इन्फोर्स कर देते थे। The next article is taken from economy segment. It is about India Mauritius free trade agreement, comprehensive economic partnership agreement, which is a type of free trade agreement. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian economy point of view. तो सबसे पहले समझते हैं कि कितने तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में। देखिए, सबसे लोअर लेवल का एग्रीमेंट होता है दो कंट्री के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट। जो सबसे लोअर लेवल का ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, PTA। इसमें कैसा होता है कि टू कंट्रीज डिसाइड लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स जिस पे वो लोग लिबरलाइज तरीके से ट्रेड करेंगे। मान लो कि दो कंट्री है, इंडिया और श्रीलंका, इन्होंने फैसला कर लिया कि देखो शुगर पे, रबर पे, टोबैको पे हम लोग कम टैक्स लगाएंगे, बस इन 3-4 आइटम्स पे हम लोग कम टैक्स लगाएंगे। तो आपस में ट्रेड करने के टाइम में 5% या 10% ही टैक्स लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इस तरह के एग्रीमेंट को हम कहेंगे प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कुछ एक आइटम्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। उससे हायर लेवल का होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें लगभग सारे आइटम्स पे लिबरलाइज तरीके से ट्रेड किया जाएगा। कुछ एक आइटम्स को एक्सेप्शन में रखा जाता है कि इस पे हम लोग
ट्रेड को लिबरलाइज नहीं करेंगे इन आइटम्स पे। तो दोनों में अंतर क्या है देखो, पीटीए में देयर आर फ्यू आइटम्स जिस पे ट्रेड लिबरलाइज तरीके से होगा, एफटीए में सारे आइटम्स पे ट्रेड लिबरलाइज तरीके से होगा, कुछ एक आइटम्स जो होंगे वो एक्सेप्शंस होंगे जिस पे ट्रेड लिबरलाइज नहीं होगा। उसके अलावा उससे हाइयर लेवल का होता है सी का, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, इसी को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी कहते हैं, सीपा। इसमें कैसा होगा इस लेवल पे, देयर विल बी लिबरलाइज ट्रेड इन बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, तो सर्विसेज का भी आराम से ट्रेड हो सकता है। कस्टम्स यूनियन, एट कस्टम्स यूनियन ये और भी हाइयर लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। इसमें ग्रुप ऑफ कंट्री, जैसे कि 3 कंट्री मान लो ए बी सी, उन लोगों ने मिल करके आपस में फैसला कर लेते हैं कि बाकी पूरी दुनिया के कोई भी कंट्री से जब हम ट्रेड करेंगे तो अपनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी सेम रखेंगे। मान लो ए बी सी 3 कंट्री है, अगर वो किसी चौथे कंट्री डी से वीट खरीद रहा है तो ए भी वही इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा जो बी लगाएगा और सी लगाएगा। अगर कोई वो बाहर की कंट्री में राइस बेच रहे हैं तो ए भी वही एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएगा जो बी लगाएगा जो सी लगाएगा, तो दैट इज कस्टम्स यूनियन। उसके ऊपर आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में देयर इज फ्री फ्लो ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, कैपिटल, गुड्स, मतलब एक देश से प्रोफेशनल दूसरे देश में आराम से जा सकता है। यूरोपियन यूनियन कैन बी एग्जाम्पल ऑफ कॉमन मार्केट, कि आप एक देश से दूसरे देश में आराम से काम करने के लिए जा सकते हैं। जब आप यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं तो एक देश का कंपनी दूसरे देश में आराम से पैसा लगा सकता है विदाउट एनी हसल और एनी काइंड ऑफ स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन। तो इस तरीके के जब फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, जैसे कि लेबर का, कैपिटल का या गुड्स का या सर्विसेज का, तो उसको हम कहते हैं कॉमन मार्केट। इसका एग्जाम्पल होगा यूरोपियन यूनियन। और उससे भी हाइयर लेवल का ट्रेड इंगेजमेंट होता है या ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी यूनियन या फिर इकोनॉमिक मार्केट। इसमें कैसा है, द कंट्रीज हैव अ कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी, दे हैव अ कॉमन करेंसी एज वेल। फॉर एग्जांपल यूरो जोन, इन सब की अपनी करेंसी है, कॉमन करेंसी है जिसको हम लोग यूरो कहते हैं। इनकी मॉनेटरी पॉलिसी कंबाइंड तरीके से डिटरमाइन होती है बाय यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो ये सब अलग अलग लेवल के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। सबसे हाई लेवल का ट्रेड एग्रीमेंट है मॉनेटरी यूनियन या फिर इकोनॉमिक मार्केट। अभी जो करंट न्यूज है is that India and Mauritius have signed comprehensive economic partnership agreement। इस लेवल का मतलब liberalized trade in both goods as well as services। और इस तो यही न्यूज़ है दैट यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद मॉरिशस। इंपॉर्टेंट बात यह है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मॉरिशस दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बन चुका है, इनफैक्ट अफ्रीका का पहला ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने इंडिया के साथ फ्री कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हो। इंडिया का किसी भी अफ्रीकन कंट्री के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन मॉरिशस जो एक अफ्रीकन कंट्री है उसके साथ इंडिया ने एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंदर देयर विल बी प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, और ट्रेड इन सर्विसेज के कारण ही इसको हम लोगों ने कहा है सीपा। अगर सिर्फ ट्रेड इन गुड्स होता तो इसको हम लोग कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके अलावा देयर विल बी फोकस ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, कि कैसे ट्रेड को सिंप्लीफाई किया जाए, जो कस्टम्स क्लियरेंसेज हैं उसको और सिंपल तरीके से किया जाए। देयर आर प्रोविजंस रिगार्डिंग सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स टॉक्स अबाउट पैकिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड्स वाइल ट्रेडिंग। उसके अलावा देयर इज प्रोविजन रिगार्डिंग ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म। इसको ध्यान से समझिए, इससे आपसे पीटी में सवाल पूछा जा सकता है। ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म, इसमें होगा क्या कि देखिए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया, इसके हिसाब से अब हम लोग लिबरलाइज तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड करेंगे। लेकिन कभी भी हम चाहें तो कुछ एक आइटम्स पे सेफगार्ड मैकेनिज्म को ट्रिगर करा सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे देश में प्याज का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो उस केस में प्याज का एक्सपोर्ट टू मॉरिशस रोकने के लिए, अनियन का एक्सपोर्ट टू मॉरिशस रोकने के लिए हम एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। कुछ एक आइटम्स पे हम लोग ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म रखेंगे। अब कौन कौन से आइटम्स पे ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म रखा जाएगा, उन आइटम्स की लिस्ट आने वाले 2 सालों में प्रिपेयर की जाएगी। लेकिन जो भी आइटम्स पे प्रिपेयर कर लिया जाएगा, जिस भी आइटम को इस लिस्ट में रख दिया जाएगा ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म लिस्ट में, उस आइटम पे दोनों देश जब चाहे तब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा या घटा सकती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। The next article is taken from Assam segment. It talks about Sampriti initiative. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. So
संप्रीति इनिशिएटिव क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय आसाम साहित्य सभा विथ एन ऑब्जेक्टिव टू रीच आउट टू डाइवर्स कम्युनिटी एंड कल्चर लिविंग इन द स्टेट ऑफ आसाम। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं हमारे स्टेट के अंदर और उनकी कल्चर अलग अलग तरीके की, उन सारे कम्युनिटीज़ के कल्चर को डॉक्यूमेंट करना, उनको प्रोटेक्ट करके रखने का पर्पस है इस संप्रीति इनिशिएटिव का जो आसाम साहित्य सभा ने शुरू किया। इसमें स्पेशल फोकस दिया जाएगा चार चापोरी कल्चर पे। चार चापोरी कल्चर तो आपको पता ही है, वो सारे लोग जो सैंड बार एरिया में रहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास, जो टेम्प्रोरी सैंड बार बन जाते हैं उस पर रहते हैं ज़्यादातर वो जो मुस्लिम इन्हेबिटेंट्स हैं इस चार चापोरी एरिया के। चार चापोरी कल्चर के लिए एक स्पेशल सब कमेटी बनाई गई है जो इन चार चापोरी कल्चर को डॉक्यूमेंट करेगी अंडर संप्रति इनिशिएटिव। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 416 to 418. Topic number 416 is about Mahababu Brahmaputra program. This program is aimed at providing seamless connectivity to the eastern part of India and includes various developmental activities for people living around Brahmaputra and Barak River. It was inaugurated by Prime Minister today, that means on 18th February, with inauguration of RoPax vessel operations from Nimati Majuli Island. Please attempt this question based on topic number 416. Topic number 417 is about Mrityu Bahini. So Mrityu Bahini and Santi Bahini were created by Pushpalata Das in Tejpur to support Indian national movement in Assam. Please attempt this question based on topic number 417. Topic number 418 is about Ali Ai Ligang Festival. Ali Ai Ligang Festival is a spring festival associated with agriculture, especially with the beginning of the Ahu paddy cultivation. It is celebrated by missing an indigenous tribe of Assam. It is celebrated on the first Wednesday of Assamese month of Fagun. Please attempt this question based on topic number 418. This is the answer of question number 413 to 15 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following statements are true? Japan is the only country that provides ODA, official development assistance. This statement is wrong because there are many other developed countries who provide ODA. It's not just Japan. India is largest recipient of ODA from Japan. This statement is correct. So the correct answer will be option B, 2 only. Hope Mars mission belongs to UAE, and that's why the correct answer will be option D, none of the above. That's all from our side for today. Thanks for watching.